तो हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मैं आपका दोस्त, आपका भाई विवेक। आज अपने चैप्टर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं कंपनीज एक्ट में। पहले इससे शुरू करने से पहले अपने एज यूजुअल अपना पर्पस समझ लेते कि भाई इसको लाने का मेन पर्पस क्या था, इसको क्यों लाया गया था। पहले अपने ये समझते कि भाई चार्ज होता क्या है, चार्ज क्या होता है, उसके बाद अपने समझेंगे पर्पस क्या होता है। देखो चार्ज क्या होता है पता है, जब भी कोई कंपनी है, समझो कोई कंपनी है, अब इसको जो है लोन चाहिए। अब तुम्हें भी पता है कि भाई कंपनी कितने बड़े लेवल पर होती है, उसके पास वैसे तो पैसे होते हैं बट जनरली वो यूज ना करके वो लोन को प्रिफर करते हैं कि भाई लोन से पैसे ले ले अपने, एंड वहां से अपने सारा काम शुरू कर दे, जो भी उनके डे टू डे ट्रांजेक्शन होंगे, ऑपरेटिंग एंड ट्रांजेक्शन हो गए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो गए, जो भी उनको ठीक लगता है। तो अब वो क्या करती है, लोन लेते हैं। लोन लेती है या तो कहाँ से लेगी भाई, बैंक से ले लेगी, या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लेगी, या तो कोई लैंडर हो गया, क्रेडिटर हो गया। उस हिसाब से उनका लोन क्रेडिट पे सारी चीजें चलती रहती है। नाउ अब कंपनी ने लोन ले लिया, बैंक वाले किस बेस पे कंपनी को लोन दे। अब जैसे अपने समझो कि अगर आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा, तो आज के टाइम पे अगर कोई हाउस लेने जा रहे हैं अपने, एंड उसके लिए अगर अपने समझ लो लोन करवा रहे हैं, तो भी हमारा पता है, आपको पता है कि अगर हम घर खरीदने जा रहे हैं ना, एंड आपको वो खरीदना है लोन के ऊपर, तो अपने को कुछ परसेंटेज जो है, कुछ परसेंटेज डाउन पेमेंट करना होता है, एंड फिर वो रिमेनिंग अमाउंट पे जो है अपने को लोन मिल जाता है। ये आपने अगर देखा होगा तो मतलब वो आपको समझ आया होगा। तो वो लोन भी अपने को पता है किस पे मिलता है, जो भी अपने ने हाउस खरीद रखा है ना, उसको मॉर्गेज करके, मतलब कहीं ना कहीं वो घर मॉर्गेज होता है अनटिल एंड अनलेस, जब तक तुम उसको रीपे ना कर दो तब तक के लिए वो मॉर्गेज होता है। तो एक सिक्योरिटी कहीं ना कहीं बैंक के पास रहती है कि भाई अगर कुछ भी होता है तो मेरे पास ये हाउस है, इसको बेच करके मैं अपने पैसे वापस ले लूंगा, वापस सारा काम कर दूंगा। तो ये चीज रहती है कि नहीं रहती है। सिमिलरली ये तो हो गया नॉर्मल केस सिनेरियो में कि हाँ भाई कोई पर्सन जा रहा है, उसको अगर हाउस लोन लेना है तो वो हाउस मॉर्गेज करा देगा। अब कंपनी इस मामले में क्या करेगी, तो उसके लिए अपने पास ये चैप्टर बना रखा है कि चार्जेस के रिलेटेड ये क्या होता है। कि भाई अगर कंपनी को बैंक से लोन लेना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है, किसी भी तरीके से लोन लेना है, तो कंपनी क्या करेगी, लोन तो लेगी, साथ ही साथ एक अपने असेट के ऊपर, जस्ट एग्जांपल, और क्या क्या किसके किसके ऊपर होता है वो अपने अंदर देखेंगे। एक एग्जांपल की, कोई भी उनका कोई असेट है, समझ लो उसका असेट क्या है, लैंड है, तो लैंड के ऊपर वो चार्ज क्रिएट करा देगी। चार्ज क्रिएट करा देगी मतलब भाई बोल देगी कि हाँ भाई ये चार्ज को एज एन मॉर्गेज यूज करो, चार्ज को एज एन मॉर्गेज यूज करो, एंड कुछ होता है तो फिर ये लैंड तुम्हारा। मतलब ये रहेगा कि भाई कंपनी ने लोन लिया, सामने वाले पर्सन ने लोन दिया, किसके बेस पे, इसके बेस पे कि भाई बाद में जाके अगर कंपनी कुछ भी हड़िया कर रही है, कंपनी नहीं दे रही है, कंपनी को ये हो रहा है कि भाई रिपे नहीं करने के मामले में है, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो वो अपना ये असेट को बेच करके अपना एटलीस्ट अपना काम तो कर लेगा। तो ये भी हो गया, अभी कंपनी को लोन भी मिल गया, और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनको एज एन एक सिक्योर्ड लोन की तरह भी काउंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो उनके पास तो प्रायोरिटीज है अपने पैसे रिक्लेम करने के लिए। कैसे कर सकते हैं वो, इसको बेच के कर सकते हैं। तो चार्ज का मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई ये चीजें होती है भाई, ऐसा तुम कोई मॉर्गेज टाइप ही समझ लो। अब उसमें डिटेलिंग में क्या होता है वो अपने अंदर पढ़ेंगे। तो ये होता है नॉर्मल चार्ज, कि भाई चार्ज क्या होता है। नाउ अब इसको लाने का मेन पर्पस क्या रहा, तो मेन पर्पस अगर मैं एक आइडिया दूं आपको, तो मेन पर्पस अगर बोलो ना, तो ये होता है अपना मेन पर्पस। ठीक है, तो मेन पर्पस ये था कि भाई समझ लो कि अपने को लैंडर जो है ना, लैंडर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लैंडर को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब ये, अरे अभी बताया ना यार, उसके पास एक राइट आ जाएगा। अभी अपने समझ लो उसने चार्ज क्रिएट करा ही नहीं होता, और फिर जाकर के वो कंपनी जो है वो लोन रिपे करने को मना कर देती, तो फिर वो कहाँ जाता, उसको पैसे कहाँ मिलते हैं भाई, वो मिल जाते हैं नो डाउट। उसको केस करना पड़ता, सू करना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़ता, वो एकदम अलग टाइप में आ जाता है। बट यहाँ पे उसको बाय डिफॉल्ट ही राइट मिल रहा है कि भाई वो लैंड को बेच करके वो अपना काम कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक लैंडर को प्रोटेक्शन मिल जाती है। फिर और क्या हो सकता है, तो भाई एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होती है। ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होती है किसके लिए, फॉर पब्लिक एंड इन्वेस्टर। कैसे, ये कैसे होता है भैया, देखो ऐसा होता है ना कि जैसे ही उन्होंने चार्ज क्रिएट करा है ना, तो वो अपने को आरओसी के साथ, वो अपने को ना आरओसी के साथ बताना पड़ता है, भाई देखो आरओसी भाई, मैंने ये बैंक से ये लोन लिया है, ये लेंडर है, मैं बोरोवर हूं, इतने अमाउंट का लोन है, ये सिक्योरिटी मैंने एज एन
इस सिक्योरिटी के ऊपर मैंने चार्ज क्रिएट करवाया है। तो ये चीज जो है वो क्या अपने आरओसी को बताता है। अब आरओसी के पास है मतलब कहीं ना कहीं वो अपने पास पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट तो नहीं लेकिन ये चीज है पब्लिक डॉक्यूमेंट को शो हो जाती है, ये ऑनलाइन आपको मिल ही जाएगा, ये चीज बता रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगा कि भाई अगर पब्लिक को कोई चीज जानना हो, कोई भी इन्वेस्टर को या फिर शेयर होल्डर को या फिर कोई भी दूसरा जो बैंक है ना जिसको ये एसेट के बारे में पता करना हो, जिसके लिए ये है, तो वो चीजें जो है पता कर सकता है कि भाई इसके ऊपर ऑलरेडी कोई चार्ज क्रिएटेड है या नहीं है। समझ लो ऐसा हो रहा है कि भाई ये कंपनी है अपने पास, कंपनी ए है अपने पास। अब कंपनी ए क्या कर रही है, उसके पास एक लैंड है, कहां पे, जुहू पे उसके पास एक लैंड है जिसकी वर्थ है कितनी पता है, समझ लो एक लैंड है। अब ये इसी के ऊपर ये एक बैंक 1 से पैसे ले रहा है, इसी के ऊपर बैंक 2 से भी पैसे ले रहा है, इसी की बेस पे बैंक 3 से भी पैसे ले रहे हैं, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जा रहा है। भाई रिकॉर्ड तो रहा ही नहीं कि भाई ये एक्चुअल में ये लैंड किसकी है। हम ये चीज बोल सकते हैं कि भाई एक टाइम पे एक लैंड पे शायद 1-2 हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द लैंड या फिर सिक्योरिटी जो भी है अपने पास, बट अब समझ लो इसकी वैल्यू ही 1 करोड़ है एंड इसके बेस पे मैं इससे 80 लाख ले रहा हूँ, इसके बेस पे मैं इससे 90 लाख ले रहा हूँ, इससे बेस पे मैं यहाँ से 1 करोड़ ले रहा हूँ। वैसे तो नहीं मिलेगा, जस्ट एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, बट ये अगर ऐसे काम कर रहा हो तो ऑब्वियसली बात ये सही नहीं है। तो इसको रिकॉर्ड में लाने के लिए अपने पास कहीं ना कहीं ये रहता है, तो वो अपने को आरओसी के साथ ये रिकॉर्ड चार्जेस जो है रजिस्टर करने होते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं अपने पास ट्रांसपेरेंसी रहती है ना। और क्या क्या हो सकता है, तो और एक और चीज हो सकती है, समझो कि अपने को प्रायोरिटीज जो होती है ना, प्रायोरिटी डिसाइड करने में बड़ा आसानी होता है, डिसाइड करने में बड़ा आसानी होता है। कैसे, समझो कि कंपनी जो है वो बंद हो रही है, यानी कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, तो अब किसको पहले पैसा मिलेगा और किसको बाद में पैसा मिलेगा वो पता है, रजिस्ट्रेशन का जो डेट होता है ना उसके बेस पे, मतलब चार्जेस का जो रजिस्ट्रेशन का डेट होता है ना उसके हिसाब से डिसाइड होता है। जो पहले रजिस्टर करेगा उसको फर्स्ट राइट मिलेगा। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे, समझो कि यही कंपनी है, ये इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। इसने क्या किया पता, बैंक 1 से 80 लाख लिए और बैंक पहले नहीं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि समझो अपने पास हाइपोथेटिकल एग्जांपल है अडानी जी के पास एक प्लांट था, प्लांट यानी पौधा नहीं है ना भाई, वो जो प्लांट एंड मशीनरीज वाले टाइप के होते हैं ना, वो तुम बोलो भाई पौधा कहाँ से वो हो रहा है, नहीं प्लांट यानी वो दूसरे तरीके वाला। तो अडानी के पास एक प्लांट है जिसकी वैल्यू, भाई अडानी की प्लांट है भाई, अब छोटी रकम ले ही नहीं सकते, जिसकी वैल्यू 50 करोड़ है भाई। कितनी है, 50 करोड़। सोच लो 50 करोड़ की वैल्यू है फिर भी लोन ले जा रहे हैं, ये कोई बात होती है नहीं होती है। तो देखो अब इसमें क्या बोल रहे हैं, अब 50 करोड़ की प्लांट है उसके पास, नाउ उसने जो एक बैंक से ना पहले किससे अपने दिलवाया इसको लोन, चलो तुम पहले बोलो तो एसबीआई से दिलवाता है, पहले इसने एसबीआई से लोन ले लिया। एसबीआई से लोन लिया कितना, 50 करोड़ के बेस पे इसने पता है कितना ले लिया, इसने ले लिया सीधा 45 करोड़। फिर क्या किया उसने, एसबीआई से ले लिया, फिर क्या किया उसने, एक और बैंक से ले लिया। अब किससे ले लिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ले लिया। चलो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से उसने कितना ले लिया, इससे ले लिया 20 करोड़ भाई, 20 करोड़ इससे ले लिया। नाउ अब रजिस्ट्रेशन की बात आई तो एसबीआई का उसने रजिस्टर कराया कब, समझो 10 अप्रैल को। और देखो पहले जो है ना वो पहले अपने एसबीआई से पैसे लिए, फिर दूसरा उसने बीओएम से पैसे लिए, और पहले एसबीआई का उसने जो रजिस्ट्रेशन कराया ना वो 10 अप्रैल को कराया। और समझो कि भाई महाराष्ट्र से उसने जो लोन लिया ना उसने जल्दी लोन करा, मतलब जल्दी रजिस्टर करा दिया, यानी 5 अप्रैल को करा दिया। भैया आप बोलो यार पहले मैंने एसबीआई से लिया था उसके बाद बीओएम से लिया था, तो बाद वाली चीज पहले कैसे रजिस्टर हो रही है। अरे ऐसा हो सकता है ना भाई कि इसको डिले कर दिया हो, ये
ऑन टाइम नहीं रजिस्टर हुआ हो, वो चीज बता रहा हूँ, वो क्राइटेरिया के हिसाब से बता रहा हूँ। तो उसने समझो कि ऑन टाइम रजिस्टर नहीं कराया और इसका ऑन टाइम रजिस्टर करा दिया, इसका डिले करा दिया, तो उस हिसाब से कैटेगरी में बता रहा हूँ कि भाई पहले इसका रजिस्टर हो गया जो कि इससे बाद में पैसे लिए थे, और इससे पहले पैसे लिए थे लेकिन इसका बाद में रजिस्टर हुआ, वो चीज मैं बता रहा हूँ। तो अब पता है प्रायोरिटीज कैसे मिलेगी? प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, पता है कैसे? प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे जो पहले रजिस्टर करेगा उसको फर्स्ट राइट मिलेगा। समझे? यानी आप अब यहां पे बताओ कि भाई फर्स्ट राइट किसको मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है भाई, फर्स्ट राइट जो है ना, एक सेकेंड, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, फर्स्ट राइट कहीं ना कहीं इसी को मिलेगा, BOM वाले को ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ था। तो अब भाई 50 करोड़ की वैल्यू है, अभी जब समझ लो कि ये लिक्विडेशन के अंदर जा रही है और ये 50 करोड़ की वैल्यू का उसको पता है कितना मिल रहा है? सिर्फ 30 करोड़ ही मिल रहा है। भाई टाइम के हिसाब से कुछ हो गया होगा तो उसको अब सिर्फ 30 करोड़ मिल रहा है। तो अभी 30 करोड़ जो मिल रहा है ना, उसको पहले 20 करोड़ जो है वो अपने को देना पड़ेगा। किसको? BOM वाले को। फिर रिमेनिंग अगर 10 बच रहा है ना, तो वो जाएगा अपना कहां पे? SBI वाले के पास जाएगा, वरना वो भी नहीं जाएगा। समझ लो कि अगर ये 20 करोड़, ये 20 करोड़ की जगह, सॉरी 30 करोड़ की जगह समझ लो 20 करोड़ ही मिल रहा है, तो वो पूरा का पूरा जो 20 है ना, वो अपने को बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देना होगा। रीजन बीइंग क्योंकि उसका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है, फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी ये समझ लो कि जिसने पहले रजिस्ट्रेशन कराया उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। समझ रहे हो? तो ये हो गया। और भी बहुत कुछ हो सकता है, बट ये जस्ट एग्जांपल के लिए अपने मेन अब चैप्टर के अंदर जाते हैं। भाई है क्या? चैप्टर के अंदर जा देते हैं। तो ये मेन कहीं ना कहीं पर्पस था इस चैप्टर को इनकॉर्पोरेट, मतलब इस चैप्टर को कंपनीज एक्ट में लाने के लिए, कि भाई क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो वाली सारी चीजें। अब शुरू करते हैं भाई, चैप्टर बोलना क्या चाहता है? चैप्टर बोलना चाहता है, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं भाई। सेक्शन 216 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस चार्ज एज एन इंटरेस्ट और लियन। इंटरेस्ट की तरह शो करता है, या फिर लियन, लियन बोलो या लीन बोलो, जैसा आपको सीख लगे। ये अगर आपको याद हो तो अपने फाउंडेशन में सोवा के अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर अपने पढ़ा था। लीन यानी कहीं ना कहीं उस लैंडर के पास या फिर वो सेलर के पास एक राइट होता है टू रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, हो गया सर्विसेज हो गया, मतलब सर्विसेज तो नहीं, गुड्स हो गया, एसेट हो गया, वो सारी चीजें। ये आपको अगर याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था। तो चार्ज डिफाइन करता है चार्ज एज एन इंटरेस्ट या फिर लीन, जो कि क्रिएट की जाती है प्रॉपर्टी या फिर असेट के ऊपर। अपने ऊपर ही देखा कि भाई वो लैंड के ऊपर या फिर प्लांट के ऊपर बना रहे हैं। किसकी? या तो कंपनी की ही, भाई अडानी है तो अडानी की कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसी के ऊपर मैंने क्रिएट कर दिया, और एल्स अडानी की कोई सब्सिडरी हो गई या फिर कोई भी अंडरटेकिंग हो गई, यानी एसोसिएट हो गई, वो सारी चीजें, तो वो भी काउंट की जाएगी। या तो कंपनी के प्रॉपर्टी और या फिर एसेट के ऊपर, या फिर कंपनी के अंडरटेकिंग्स के ऊपर, या फिर दोनों के ऊपर करा जा सकता है। भैया ऐसे भी हो सकता है, ए या फिर बी, या फिर बोथ ए एंड बी। आपने ये ऑप्शन देखे नहीं देखे स्कूल के अंदर? देखे होंगे, समझ रहे हो? ये किया जाता है। देखो, चार्ज इंटरेस्ट या फिर लीन क्रिएट की जाती है जो कि प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ द कंपनी के ऊपर या फिर कोई भी अंडरटेकिंग या फिर बोथ के ऊपर एज एन सिक्योरिटी, एंड ऑल्सो हम मॉर्गेज भी इंक्लूड करते हैं। मॉर्गेज क्या होता है वो अपने को पता है भाई, गिरवी रखना कोई भी चीज की रिलेटेड। इट इज क्रिएटेड एज एन सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन। अपने ऊपर देखा ना भाई कि भाई बैंक से लोन ले रहे हैं तो जस्ट एक सिक्योरिटी मिले, सिक्योरिटी मिले सामने वाले को कि हाँ भाई तुम्हें रीपेमेंट मिल जाएगा, उस चीज के रिलेटेड अपने को बता रखा है। Now, whenever a company borrow money by way of loan, including the term loan or working capital loan from the financial institution or bank, यानी जब भी कंपनी जो है लोन ले रही है, वर्किंग कैपिटल लोन हो गया, टर्म लोन हो गया, किससे? या तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रही है, या फिर कोई बैंक से ले रही है, या फिर कोई भी अदर पर्सन से ले रही है, बाय ऑफरिंग। कैसे? ये तो पैसे ले रही है, लेकिन किस तरीके से? भाई अपनी प्रॉपर्टी या फिर असेट जो है ना, एज अ सिक्योरिटी जो है ऑफर कर रही है। क्या कर रही है? ऑफर कर रही है। देन a charge is created on such property or asset in the favor of lender। यानी भाई मैं क्या कर रहा हूं? मैं भाई पैसे ले रहा हूं किससे? मैं पैसे ले रहा हूं किससे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर बैंक से, या फिर कोई ऐसा पर्सन, जो भी पर्सन है, मैं उससे पैसे ले रहा हूं, लेकिन क्या करके? मेरे जो भी असेट है, मेरी जो भी प्रॉपर्टी है ना, उसको एज अ सिक्योरिटी में ऑफर कर रहा हूं कि भाई तू एक काम कर, मेरे को पैसे दे दे मेरी सिक्योरिटी के नाम पे, तू मेरी असेट ले जा, मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन अगर तुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा तो सिक्योरिटी के नाम पे क्या? मेरे असेट और प्रॉपर्टी की राइट ले जा तू। उसको हम बोलते हैं चार्ज।
जो कि अपने लैंडर के फेवर में बनाते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलो अपने आगे देखते हैं। अब देखो दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, एक होता है अपने पास फिक्स चार्ज, एक होता है अपने पास फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, भैया देखते हैं, आ जाओ। तो a fixed charge is a charge on a specific item, specific asset of the borrowing company। भाई नाम से पता चल गया होगा, भाई फिक्स चार्ज यानी कोई एक फिक्स्ड असेट पे क्रिएट की जाती है, स्पेसिफिक असेट पे क्रिएट की जाती है। मतलब क्या कि भाई ऐसे असेट जो कि परमानेंट नेचर लाइक होते हैं, जैसे कि परमानेंट नेचर क्या हो गया भाई, लैंड होगी, बिल्डिंग्स हो गए, मशीनरीज हो गई, ऑफिस प्रीमाइसेस हो गए, एक्सेट्रा। भाई ये परमानेंट नेचर के हैं, इसको हम ऐसे स्टॉकिंग ट्रेड में नहीं, मतलब वैसे तो कर सकते हैं, बट ये परमानेंट में कि भाई लैंड को हटा सकते हैं कहीं से, क्या बिल्डिंग अब खड़ी होगी उसको उठा के यहाँ लेफ्ट में रख सकते हैं क्या, मशीनरी फिर भी रख सकते हैं, बट स्टिल वो बहुत बड़ी वाली जो मशीनरीज होती है ना, समझ लो जो कि जमीन से जुड़ी होती है, वो भी अपने नहीं कर सकते। ऑफिस प्रीमाइसेस, अब तुम क्या अपने ऑफिस, भाई वो अगर कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, वो शिफ्टिंग हो गया, अब तुम्हारे ऑलरेडी ऑफिस की जो जगह है वो उसको उठा करके कहीं और तो नहीं ले जा सकते ना भाई, वो चीज है। परमानेंट नेचर के जो असेट होते हैं उसके ऊपर जो होता है उसे हम फिक्स्ड चार्ज कहते हैं। परमानेंट के ऊपर, परमानेंट अपने बोल रहे हैं ना, परमानेंट नेचर के जो भी असेट होते हैं, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, उसके ऊपर अगर अपने चार्ज क्रिएट कर रहा है तो उसको अपने फिक्स्ड चार्ज कहते हैं। Further, these assets are identified at the time of the declaration, at the time of the creation of charges। यानी जब भी हम चार्ज क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे अपना आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्या चीज है, कैसी चीज है। A fixed charge is usually created by way of mortgage or by deposit of the title deed। या तो गिरवी तरीके से रख देंगे या फिर अपना जो भी टाइटल डीड होता है ना उसको डिपॉजिट करके। टाइटल डीड में समझ आता होगा कि हाँ ओनरशिप डिनोट करता है, किसका है, कैसा है, क्या डेट है, कितनी अमाउंट है, कितना वर्थ है, वो सारी चीजें, तो वो अपने को या तो उसको डिपॉजिट करके भी अपने फिक्स्ड चार्ज या फिर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। नाउ when a charge is created on such asset, then the charge remain fixed and the borrowing company is not permitted to sell such asset during the period of the charge through it may use them। भाई नाम से पता चला है भाई फिक्स्ड चार्ज है। फिक्स्ड चार्ज है मतलब क्या कि भाई अगर एक बार आपने असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया तो कंपनी जो है, मतलब जिसका असेट है वो उसको यूज नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चार्ज। जब तक भी वो चार्ज चल रहा है तुम उसको सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ये असेट, ये लैंड के ऊपर, ये बिल्डिंग के ऊपर अब वो लैंडर का भी राइट है ना भाई। नो डाउट ये तुम्हारा असेट है बट लैंडर का राइट है। क्यों? क्योंकि तुमने इसके फेवर में, इसके बेस पे तुमने पैसे लिए और तुमने लैंडर के फेवर में वो चार्ज, मतलब वो असेट को गिरवी रखा है, चार्ज क्रिएट कर रहा है। तो भाई जब तक तुम अब ये लैंडर को अपने पैसे पूरे रीपे ना कर दो ना, जब तक तुम पूरा रीपे ना कर दो तब तक ये उसके ऊपर चार्ज क्रिएट रहेगा और तब तक तुम उसे सेल नहीं कर सकते हो। क्यों? अगर भाई सेल कर दे तो भाई इसकी सिक्योरिटी चली जाएगी नहीं यार, वो समझो। क्या, क्यों नहीं समझ रहे तुम? वो चीज है कि नहीं है? वैसी चीज बता रही है अपने को, ठीक है। Now, asset under fixed charge can be sold only with the permission or the consent of the charge holder। यानी भाई वो लैंडर है, एबीसी बंदा जो है, उसके बेस पे उससे मैंने पैसे लिए और उसको मैंने एक लैंड के ऊपर चार्ज क्रिएट करा दिया। जब अगर मैं चाहूं तो ये लैंड को बेच सकता हूं अगर एबीसी ने मुझे अलाउ कर दिया तो। सिंपल सी चीज बता रहा है, समझ में आया? ठीक है। A fixed charge is vacated when the money borrowed against the asset subject to fixed charge is free paid in full। यानी जब तुमने पूरा पैसा लौटा दिया सामने वाले को तो वो फिक्स्ड चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। ये चीज बता रहा है। Pearl Electronics Limited raised a term loan of 10 lakhs from Everest Commercial Bank Limited against the security of its office building। In this case, the company shall create a charge on a specific asset। क्या बोल रहे हैं कि पर्ल इलेक्ट्रॉनिक्स से उसने 10 लाख का लोन लिया है, किससे? एवरेस्ट कमर्शियल बैंक से। किसके अगेंस्ट? ऑफिस बिल्डिंग। अब ऑफिस बिल्डिंग अभी अपने ने पढ़ा ही क्या बोल रहा है भाई, वो फिक्स्ड स्पेसिफिक असेट के अंदर आता है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं फिक्स चार्ज क्रिएट होगा। दैट इज ऑफिस बिल्डिंग एंड सच चार्ज शैल बी फिक्स्ड चार्ज। तो कंपनी जो है वो सेल कर सकता है उस बिल्डिंग को ओनली बाय, या तो वो पूरा रीपे कर दे इन फुल में, या फिर हम उसकी परमिशन ले ले कि भाई मेरे को बेचने दो, बस भी बहुत जरूरत है, जो भी चीज है। अब वो लैंडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बेचने देना चाहेगा या नहीं देना चाहेगा। ये होता है फिक्स्ड चार्ज। अब फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है भाई? फ्लोटिंग चार्ज भी देख लो।
A floating charge is created on asset or a class of asset which are of fluctuating or changing in nature. Like अब भाई फ्लोटिंग, देखो फ्लोटिंग से नाम ही पता चला ना कि वो बहुत फ्लोट हो रहा होगा, फ्लक्चुएट हो रहा होगा, बहता बहता जा रहा होगा भाई अपना। तो इसमें क्या बोला है कि फ्लोटिंग चार्ज मतलब ऐसे एसेट के ऊपर क्रिएट कर रहा है जो कि चेंजिंग इन नेचर होते हैं या फिर फ्लक्चुएट होते हैं। जैसे कि भाई रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल का फिक्स कोई एक फिक्स्ड रूप तो होता नहीं है भाई। अभी वो रॉ मटेरियल है, कल को जाके वो WIP बन जाएगा, फिर कल को जाके वो फिनिश गुड्स बन जाएगा, फिर कल को जाके वो सोल्ड भी हो जाएगा भाई। तो ये देखो ना, ये फिक्स्ड है क्या? कोई भी तरीके से फिक्स्ड लग रहा है? नहीं ना, एक हर टाइम पे अपना नेचर बदल सकता है, ये चीज है। वो सारी चीजें बोल रहा है कि भाई फ्लोट रॉ मटेरियल हो गया, स्टॉक इन ट्रेड हो गया, डेटर्स भी हो गए। डेटर्स भी फिक्स थोड़ी होते हैं भाई। आज मेरे पास डेटर भाई 100 करोड़ के हैं, कल जाकर के वो डेटर ने पैसे लौटा दिए तो मेरे पास 80 करोड़ के बच जाएंगे, कल जाके और भी क्रिएट हो गए तो 120 करोड़ भी हो जाएंगे। तो ये भी चेंजिंग इन नेचर है। रादर ऊपर वाली जो चीज थी ना, उसका वैल्यू कहीं ना कहीं एक लेवल तक फिक्स था। अगर इसकी वैल्यू बढ़ने वाली भी होती है ना, तो वो भाई बहुत टाइम के बाद बढ़ेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि भी एक ही दिन में बदल जाएगी। वो चीज है यहाँ पे, हर कुछ टाइम में बदल सकता है, ऐसी चीज बताना चाहता है। तो वो फ्लोटिंग चार्ज के अंदर आ जाता है। नाउ इट इज चार्ज अपॉन असेट बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अभी के टाइम पे जो भी प्रेजेंट है, यानी समझ लो कि भाई मैंने 80 करोड़ के डेटर्स थे, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करा दिया भाई। कल को जाकर के वो भाई कितने 60 करोड़ के हो गए, तो मेरी वैल्यू तो गिर गई। लेकिन फिर वो कल को जाकर के वापस 90 करोड़ भी हो गए, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी तो मेरा ही राइट हुआ ना भाई। इसलिए वो बोला भाई अभी का जो है वो तो है, साथ में फ्यूचर वाली चीज भी है। समझ में आ रहा है? Now the asset under floating charge keeps on changing because of the borrowing company is permitted to use them for the trading or the producing final goods for the sale। अब ये चेंज क्यों होता है? क्योंकि बोरोइंग कंपनी के पास ये राइट होता है कि भाई वो जो है ट्रेडिंग या फिर फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, प्रोड्यूसिंग के लिए, सेल करने के लिए यूज कर सकता है। जैसे फिक्स्ड चार्ज जो आपने देखा था, उसमें यूज करने के लिए परमिशन नहीं थी, तुम यूज कर सकते थे। ओनली दो कंडीशन थी, ओनली दो कंडीशन थी। कौन सी? पहली तो अपने पास की भाई वो अलाउ कर दें, वो वो अलाउ कर दे भाई, परमिशन लेकर के अपने कर सकते हैं। या फिर दूसरी भाई हमने रीपे कर देना चाहिए। दो कंडीशन है, उसके बाद ही अपने जो है उसको यूज कर सकते थे, सेल कर सकते थे। बट यहाँ पे ऑलरेडी परमिटेड है कि तुम यूज कर सकते हो। इसीलिए फ्लोटिंग चार्ज इज अ चार्ज दैट फ्लोट अबोव एवर चेंजिंग असेट। समझ में आ रहा है? एक रिटेल शोरूम है इन लाजपत नगर, न्यू दिल्ली, कंटेनिंग न्यूमरस आर्टिकल्स, क्लोथ, अपैरल्स, फुटवेयर, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ओनर जो है उसको बोरो करना है अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ऑल दीज गुड। अब ये देखो, ये अपैरल्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, फुटवेयर हो गए। अभी तो उसके लिए कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल टाइप हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गए, देखो ये सारी चीजें। तो उसके लिए उसको जो है अब लोन चाहिए, बोरोइंग्स चाहिए। बट ही मे स्टिल सेल और अदरवाइज डील with them in the ordinary course of the business। बट उसको सेल भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो फ्लोटिंग चार्ज में आ जाता है, फिक्स चार्ज में नहीं आता है। हाँ, लेकिन ये देखो यहाँ पे एक चीज याद रखो कि भाई वो अब ये एक सेकंड देखो, अब वो जो चीज जो चार्ज क्रिएट हो रही है ना, वो रिटेल शोरूम के अंदर होगा, और जो लोन देने वाला रहेगा ना, वो बैंक, समझ लो वो बैंक के पास वो चार्ज रहेगा। अब वो चार्ज का जो चीज है ना, वो ये दोनों की रिलेशन में ही रहने वाला है, वो उसके बाहर नहीं जाएगा। यानी समझो कि इसका एक कॉस्मेटिक था जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड था, इसके ऊपर समझ लो चार्ज क्रिएटेड था। अब भाई मैं तो एज अ कस्टमर इसके शॉप पे जा रहा हूँ और ये चीज मैं खरीद रहा हूँ, मैं तो एज अ कस्टमर ये चीज जा रहा हूँ ना, मैं तो ये चीज नॉर्मल पार्लेंस में बाय कर रहा हूँ, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो भाई कॉस्मेटिक जो मैं बाय कर रहा हूँ वो एकदम फ्री ऑफ चार्ज होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई ना तो मैंने लोन लिया है, ना तो उसको मेरे को पैसे देने हैं, कुछ नहीं है मेरा रीजन, मैं तो सिर्फ बाय कर रहा हूँ। मेन जो ट्रांजैक्शन होने वाला है वो बैंक के बीच में होने वाला है, और वो जो लाजपत नगर वाला जो पर्सन है, क्या नाम है उसका, रिटेल शोरूम वाला जो भी है, वो उसके बीच में रहने वाला है। तो वो दोनों का लुकआउट है, उसको कैसे देखना है। अपना कुछ लुकआउट नहीं है भाई, अपने तो बाय कर रहे हैं, अपने सिंपल तरीके से बाय करके निकल देंगे भाई। समझ में आया? ओके। सिमिलरली ये वही चीज बता रहा है एग्जांपल 3 में भी का भाई, हम विदाउट सीकिंग एनी परमिशन फ्रॉम द लैंडर, हम क्या कर सकते हैं भाई? पढ़ ही लेते यार। Smart Shoes Limited manufactures leather good. The raw material in the form of leather, which is subject matter of a floating charge, may be used by the company to manufacture। Okay, वो मैन्युफैक्चर भी कर सकता है कोई भी बिना परमिशन के। क्या चीज लगी यार।
समझ रहा हूँ? नाउ thus unlike a fixed charge, the asset offered as a security by the company can be dealt with by it in the ordinary course of the business. जैसे फिक्स चार्ज में हम यूज नहीं कर सकते, बट हम फ्लोटिंग चार्ज में अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में उसको बाय सेल सब कुछ कर सकते हैं. बायर ऑफ द एसेट विल गेट द फ्री. हाँ, हम जो नॉर्मल अपने बाय करने वाले ना, हम हमारा कोई रिलेशन नहीं है अपने को, तो भाई वो फ्री ऑफ चार्ज ही मिलने वाला है, अपना कोई वो वहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है. ठीक है. नाउ बताइए भाई क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है. भाई फ्लोटिंग चार्ज तो ऐसे तो साला हम बाय और सेल करते ही रहेंगे, हमारी वैल्यू तो साला कभी कभी गिरती रहेगी, कभी कभी बढ़ती रहेगी. अब इसमें तो हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है, और बाय चांस कुछ होता है तो फिर उसमें भी दिक्कत होगी. तो उसमें क्या बोला भाई, क्रिस्टलाइजेशन भी हो सकता है. कब? व्हेन द क्रेडिटर एनफोर्स द सिक्योरिटी ड्यू टू द ब्रीच ऑफ द टर्म्स एंड द कंडीशंस ऑफ द फ्लोटिंग चार्ज. यानी भाई फ्लोटिंग चार्ज का जो भी कंडीशंस या फिर टर्म्स था ना भाई, उसको ब्रीच किया गया है. पहली कंडीशन तो ये कि भाई तुम्हारा जो टर्म्स या टर्म्स एंड कंडीशन है ना, उसको ब्रीच किया गया है, उसको वायोलेट किया गया है. और ये पहला कंडीशन था. और द कंपनी गोज इनटू द लिक्विडेशन, या फिर कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है. तो दो कंडीशन है, तो ये दो कंडीशन में जो फ्लोटिंग चार्ज है ना, वो फिक्स चार्ज में हो जाएगा ऑन ऑल एसेट अवेलेबल ऑन दैट डेट. दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ फ्लोटिंग चार्ज. यानी नॉर्मल समझो कि भाई अभी एक कंपनी है, उसके साथ मैंने फ्लोटिंग चार्ज के नाम पर के मैं लैंडर हूँ भाई, लैंडर के नाम पे मैंने फ्लोटिंग चार्ज के हिसाब से उससे कितना 40 करोड़ का जो उसका रॉ मटेरियल था ना, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करा है. बट अब कुछ क्या हो रहा है कि भाई कंपनी ने जो है या तो लिक्विडेशन में जा रही है, या फिर जो भी फ्लोटिंग चार्ज के कंडीशंस थे, जो भी फ्लोटिंग चार्ज के टर्म्स थे, वो ब्रीच हो रहे हैं. दोनों में से कोई एक चीज हो रही है. तो समझो जिस दिन भी वो हो रहा है, उस दिन वो फ्लोटिंग चार्ज ना फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो भी असेट अवेलेबल है ना, अब उसको वो बाय सेल नहीं कर सकता. मतलब कंपनी नहीं कर सकता, बाकी हमारे पास राइट है. हमारे पास क्या राइट है, देखो. The floating charge remain dormant until it become fixed or crystallized. यानी वो नॉर्मल सोता ही रहेगा जब तक वो फिक्स्ड या फिर क्रिस्टलाइज नहीं हो जाता. ऑन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस, द सिक्योरिटी दैट इज रॉ मटेरियल हो गया, स्टॉक इन ट्रेड हो गया, वो फिक्स्ड हो जाएगा एंड इज अवेलेबल फॉर द रियलाइजेशन बाय द लेंडर सो दैट बोरोड मनी इज रीपेड. यानी अब मेरे पास, यानी मैं लेंडर था, तो मेरे पास ये राइट आ जाएगा कि भाई अब उसको जो है बेच करके मैं अपना पैसे रीपे करवा सकता हूँ. अब वो कंपनी के पास राइट्स चला गया कि वो बेच सकता है, सेल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. आपने ऊपर देखा ना कि फ्लोटिंग चार्ज में राइट रहता है कि वो बेच भी सकता है, परचेज भी कर सकता है, बट क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद वो चीज भी वो नहीं कर सकता. तो crystallization of a floating charge may occur when the terms and the conditions of a floating charge are violated, or the company ceases to continue its business, or the company goes into liquidation, or the creditor enforces the security covered by the floating charge. आपने देख लिया कि भाई वो सीज हो रहा है, या टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो वायलेट हो रहे हैं, या फिर वो लिक्विडेशन में जा रहा है, या फिर क्रेडिटर ने कोई हड़ियां कर रखी हो, वो चीज के रिलेटेड बता रखा है. Now Prisma Limited has taken a loan from ABC Bank on the security of its stock. Now in the event of Prisma Limited failing to repay the security interest or entering liquidation, the floating charge will charge to a fixed charge. Once a floating charge get converted to fixed charge, the stock can neither be sold nor be used by the company in its business operation. वही चीज का एकदम समरी बता रखा है कि भाई अगर लोन लिया है हमने एबीसी से, किसने, प्रिज्म ने, अगर वो गलती से रीपे करने में फेल हो रहा है या फिर लिक्विडेशन में जा रहा है, तो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड जब वो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट होता है, तो वो फिक्स चार्ज जो है वो कन्वर्ट होकर के हम उसे सोल्ड भी नहीं कर सकते एंड उसको परचेज भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं. अभी आगे की चीजें अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले होंगे. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच, बाय बाय.